हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे एडवांस सैम्पल पेपर 4 पेपर 2 के बाकी बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 3 से है। सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चंस होते हैं और इसका आंसर एक इंटीजर में देना होता है। यदि आंसर इंटीजर में नहीं है तो नियरेस्ट इंटीजर को हम आंसर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg, सो 150 ग्राम का एक बॉल है, इस थ्रोन वर्टिकली अप, एक ग्राउंड से यहाँ से अप इससे भेजा जाता है बाय बॉलिंग मशीन सो दैट इट राइजेस टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। यहाँ तक जाता है, 20 मीटर तक जाता है ये बॉल आफ्टर लिविंग द मशीन। सो यहाँ पर मशीन है कुछ इस तरह से, मशीन से बॉल निकलकर यहाँ से जाता है ऊपर। इफ द पार्ट पुशिंग द बॉल अप्लाइज ए कांस्टेंट फोर्स, अब मशीन है, इसमें कोई पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, वो जो है सो फोर्स लगाता होगा। मान लीजिए जैसे कि कुछ स्प्रिंग जैसा फोर्स हो, ये इसको ऐसे पुश करते हैं, ये इधर पुश करता है बॉल को, बॉल हॉरिजॉन्टली चलता है, यहाँ लिखा है हॉरिजॉन्टली चलता है। बॉल अप्लाइज ए कांस्टेंट फोर्स एफ ऑन द बॉल एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली टू ए डिस्टेंस 0.2 मीटर। ये जो बॉल ऊपर जाने से पहले 0.2 मीटर चलता है, ये हॉरिजॉन्टली चलता है। और फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है, इधर से जाकर टकराने छोड़ के ये सीधे ऊपर निकल जाता है। अब ये कैसे होता है, ये सारे इंजीनियरिंग क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स में जो है बस हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 0.2 मीटर चला और ये जो फोर्स है यदि स्प्रिंग रहेगा तो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन फॉर इस क्वेश्चन के लिए ये आपको कांस्टेंट कर दिया है। और ये सडनली कैसे चेंज करेगा, सडनली चेंज रियल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन के लिए एज्यूम कर सकते हैं कि ये सडनली चेंज हो रहा है। While launching the ball, the value of F in Newton is how much? G is equal to 10 meter per second square। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने जो है इस फोर्स ने वर्क लगाया किया, राइट, और जो इस फोर्स ने वर्क किया वही जो है इसमें स्टोर हो रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो कंजर्व्ड है। और फिर या फिर ऐसे कहें, कंजर्व्ड एनर्जी तो तब होता है जब उसमें कोई फोर्स काम नहीं करता। यहाँ जब फोर्स काम करता है तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो एक्सटेंडेड लॉ है उसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन है बाय एक्सटर्नल फोर्सेस वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो एफ लगा रहा है फोर्स और एक वेट लगा रहा है फोर्स, राइट। ये बॉल का जो वेट है अपना नीचे वो लगा रहा है फोर्स, दोनों मिलकर कितना काम किया, एफ कितना काम किया, एफ टाइम्स 0.2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एफ हॉरिजॉन्टली लग रहा है और 0.2 मीटर हॉरिजॉन्टली चला है और ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, फैक्टर ऐड का जरूरत नहीं है। और दूसरा ये mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, और ये गया ऊपर कितना 20। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पर कितना है इसका एनर्जी है 0, यहाँ पहुंच के कितना इसका काइनेटिक एनर्जी है 0, 0 - 0। तो यहाँ से f हमें आ गया 20 mg बाय 0.2। 20 mg कितना है 0.15, g है 10, 0.2। एक ये है और एक ये है, दोनों मिलकर इस डेसिमल को खत्म कर दिया, 2 भी चला गया, 150 न्यूटन। ये आपका आंसर है। तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं। ये मशीन है एक, और इस मशीन में जो मूविंग पार्ट है वो एक फोर्स लगा रहा है, सो कुछ इस तरह से एफ फोर्स लगा रहा है और वो कांस्टेंट फोर्स है, क्वेश्चन में कहा गया है। वैसे कांस्टेंट फोर्स रहता नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन में कहा है उसको मान लेते हैं, 0 कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और वो कितना दूर तक इसको पुश किया है 0.25 मीटर। उसके बाद में बॉल यहाँ से निकला और ये चला गया ऊपर में पहुँच गया 0.2 मीटर तक, नहीं कितना मीटर 20 मीटर तक, 20 मीटर तक गया और फिर वहाँ से वापस आएगा। तो इस प्रोसेस को हम कंसीडर करते हैं यहाँ से ए से लेके बी तक।
इस प्रोसेस को कंसीडर करते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी ने फोर्स लगाया है तब उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। यदि फोर्स नहीं लगता तो हम सीधे लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ फोर्स लगा है तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। वो कहता है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो जितना भी वर्क डन करता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम ए से लेकर बी तक का जो मोशन हो रहा है उसको कंसीडर करते हैं। तो ए से बी तक जाने में कौन कौन फोर्सेस काम करते हैं, एक तो एफ फोर्स जो मशीन का फोर्स है वो काम करता है, और दूसरा जब यहाँ से वर्टिकल जाने लगता है तो वेट जो कि जिसका डायरेक्शन नीचे है वो काम करता है। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करता है, एफ काम किया, एफ टाइम्स डिस्प्लेसमेंट 0.2, और एम जी जिसका माइनस एम जी लिख रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, टाइम्स ये कितना ऊपर गया 20, और इक्वल टू कितना होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका चेंज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो तो 0 है, और तब यहाँ से एफ जो है हमारा 150 न्यूटन आ गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, आप सबसे पहले देखिए बॉल यहाँ से निकला किसी स्पीड से u से और पहुँच गया यहाँ पर आके इसका स्पीड हो गया 0 और ये हाइट है 20 मीटर। सबसे पहले आप निकाल लीजिए ये स्पीड कितना है। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है, g इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिटार्डेशन लग रहा है इस पर। तो हम ये फार्मूला जो होता है v इक्वल टू u प्लस at, ये सारे जो फार्मूले हैं वो डिराइव किए हुए हैं कांस्टेंट ए के लिए, तो इसको हम लगा सकते हैं, ये तीनों फार्मूला इसको हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हाइट दिया है और स्पीड निकालना है, टाइम से मतलब नहीं, बिना टाइम वाला ये है, वो फार्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का फार्मूला लगाते हैं। v 0 है यहाँ पर स्पीड, u हमें पता करना है, प्लस 2a कितना है, ये मतलब एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी है, और डायरेक्शन उसका नीचे है, s कितना है h है। तो यहाँ से u इज इक्वल टू √2gh आ गया और इसका वैल्यू हो गया √2 10gh 20 है, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड में पता चल गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। वहाँ पर बोल रहा है कि ये मशीन जो है उसका कोई मूविंग पार्ट एक कांस्टेंट फोर्स लगाता है F, और ये जो है सो मूव करता है कितना 0.20, जो फोर्स लगा रहा है वो जिस पर फोर्स लग रहा है, बॉल पे फोर्स लग रहा है, वो मूव करता है 0.25 न्यूटन। तो इसने कुछ काम किया, और इसने जो काम किया यहाँ पर वही एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो गया, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लगा रहे हैं। ये जो काम किया उसने चेंज किया उसका काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। इसने काम किया F टाइम्स 0.20 और इसने चेंज कर दिया इसका काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, बाद में है हाफ mv स्क्वायर, भी नहीं u, यहाँ पर u बोले हैं ना, यहाँ पर इसका स्पीड u हुआ है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 था, तो यहाँ से F हमें निकल गया, हाफ m है 0.15 kg, u है 20, तो u का स्क्वायर हो गया 400, और F से नहीं 0.20 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से इसको यदि सिंप्लीफाई कीजिए, नीचे 1 10 होगा, ये 2 2 4 100 हो गया, ये 0 चला गया, तो आपका 150 न्यूटन आ गया ये आंसर। तो दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगे आप उसमें बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए थिन रॉड ऑफ मास कैपिटल M, ये देखिए रॉड दिख रहा है, ये रॉड है जिसका मास है कैपिटल M, एंड लेंथ E, लेंथ भी दिया है यहाँ से यहाँ पे, इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये वर्टिकल एक्सिस है। आगे कुछ क्या बोल रहा है, थ्रू पॉइंट O
हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ए फिक्स वर्टिकल एक्सिस थ्रू पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ये जो है पॉइंट ओ से पास कर रहा है, इसके चारों ओर ये रोटेट कर रहा है। ए थिन सर्कुलर डिस्क of mass capital M, same capital M, and radius a/4 is pivoted, फिक्स कर दिया गया है on this rod with its center at a distance a/4 from the free end। ये जो रॉड है इसका जो फ्री एंड यहाँ पर है, यहाँ से a/4 डिस्टेंस पर ये जो है सो एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क। ये डिस्क जो है इसको पाइवोट कर दिया गया यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से का a/4 है। So that it can rotate freely about its vertical axis। इसका अपना vertical axis है, ये रहा vertical axis, इसके चारों ओर ये अपना रोटेट कर सकता है। As shown in the figure, assume that both the rod and the disc have uniform density। रॉड का भी और इसका दोनों का यूनिफॉर्म डेंसिटी है, and they remain horizontal during the motion। हमेशा horizontal रहता है। And outside stationary observer, ये ऑब्जर्वर जो है सो आउटसाइड है, इस पर बैठा हुआ नहीं है, आउटसाइड में है, कहीं यहाँ पर जो है जमीन पे इधर बैठा हुआ है, ये जमीन है, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है। फाइंड द रॉड रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रॉड जो है इस ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा से, और ये जो है सो 4 कैपिटल ओमेगा से, एंड द डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा। The total angular momentum of the system about the point O is how much? तो total angular momentum दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक अननोन है n, उसी n को पता करना है। देखिए इसमें क्या करते हैं, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम। किसका निकालना है? सिस्टम का। और ये सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 ऑब्जेक्ट का, एक रॉड है और एक सर्कुलर डिस्क है। और किसके अगेंस्ट निकालना है, किसके अबाउट निकालना है? ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो हम निकालेंगे पहले रॉड, सिस्टम मतलब 2 चीजें हैं, रॉड है उसका निकालना होगा और ये जो डिस्क है उसका निकालना होगा ओके रेस्पेक्ट। और ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा वेक्टर एल रॉड ओ। अब ये जो चीज है डिस्क तो इसके चारों तरफ नहीं रोटेट कर रहा है डायरेक्टली, ये रोटेट कर रहा है अपना एक्सिस के अबाउट में, और ये जिसमें जहां पाइवोटेड है वो रोटेट कर रहा है इसके अबाउट में। तो यहाँ जब निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम और ये जो डिस्क है इस एक्सिस के अबाउट में, तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि ये अपना एक्सिस के अबाउट में कितना रोटेट कर रहा है। एल डिस्क अपना जो एक्सिस है उसका ये कुछ नाम देते हैं यहाँ पर सी के अबाउट में जो रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास, अपना जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट इतना रोटेट कर रहा है, प्लस वो जो सेंटर ऑफ मास है इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ, वो सेंटर ऑफ मास जो है उसका क्या रोटेशन है ओ के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए सी से स्टार्ट हुआ, सी से खत्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, तो आप एक तरह से समझ सकते हैं ये सी चला गया, एल डिस्क एल ओ हो गया। एंगुलर मोमेंटम डिस्क का सी के रेस्पेक्ट में प्लस एंगुलर मोमेंटम सी का ओ के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिला है एंगुलर मोमेंटम डिस्क का ओ के रेस्पेक्ट में। ये बिल्कुल रिलेटिव जो मोशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, गाड़ी है, गाड़ी पर एक आदमी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये गाड़ी खुद चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो जो आदमी ज़मीन पर खड़ा है वो क्या देखेगा, ये किस स्पीड से चल रहा है, वो देखेगा कि पहले वो देखेगा 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर जो है, ये उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस स्पीड से चल रहा है, वो 5 मीटर पर सेकेंड इसके रेस्पेक्ट में, प्लस ये जो जिसके रेस्पेक्ट में चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड पर। इसको यदि हम सिंबल में लिखें वेरिएबल में, तो ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मोटर प्लस वेलोसिटी ऑफ मोटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में कितना उसका मोशन है, यहाँ रेफरेंस में मोटर है, मोटर में के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, प्लस अब वो जो मोटर है वो यदि खुद ही चल रहा है तो मोटर कितना चल रहा है ग्राउंड के स्पीड में, ऐसे लिखते हैं। यदि ये मान लीजिए मोटर भी किसी सी पर चल रहा हो, तो हम वहाँ पर इसको लिखते हैं मोटर का स्पीड
विथ रेस्पेक्ट टू सी, और फिर शिप का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइनली ग्राउंड आना है। तो यहाँ पर ऐसे एम सोचते हैं कट गया, VOG हो गया। वही हाल यहाँ पे हमने किया है। और लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर याद रखना है, अब रॉड का जो है मोमेंट एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होता है रॉड का इस एक्सिस के अबाउट में, तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं I ओमेगा। और इधर डिस्क का कितना होता है, डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका भी I ओमेगा लिख सकते हैं। ये I डिस्क ओमेगा प्राइम है लिखते हैं, और ये जो है सो रॉड है ये। और फिर अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, देख लीजिए आप राइट हैंड रूल कीजिए, राइट हैंड लीजिए, और उसके बाद में जिधर ये रोटेट कर रहा है उस उधर आप अपना फिंगर्स को रोटेट कीजिए। थंब दिखा रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, ये इधर रोटेट कर रहा है ऊपर में के एक्सिस की तरफ जो है, सो यह इसका डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन के एक्सिस की तरफ है। और ये जो C है सेंटर ऑफ मास, इसको आप भूल जाइए, ये जो डिस्क है उसको भूल जाइए, उसका जगह पर पॉइंट मास लीजिए, उसका सेंटर ऑफ मास है, राइट। उस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं R क्रॉस P से, मतलब R क्रॉस P यदि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो R क्रॉस R टाइम्स MV, मतलब MVR। यहाँ पर R जो है इसके अबाउट चल रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसको हम निकाल रहे हैं इसके अबाउट, ये डायरेक्शन हुआ R का, और P वो किधर मूव कर रहा है, यहाँ पर ये जो रॉड है जब ये रोटेट कर रहा है तो वो इधर मूव कर रहा है, ये रॉड है यहाँ पर तो इधर मूव कर रहा है, जब यहाँ पर रहेगा तो इधर मूव कर रहा है, तो ये R का डायरेक्शन है और ये P का डायरेक्शन है। ये जब इस पर रोटेट कर रहा है इस तरह से तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा जो है सो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमें सिंपली करना है MVR, तो MVR M कितना है मास, इसका मास है M, V वेलोसिटी कितना है यहाँ पर, इस जगह पे वेलोसिटी क्या है इसका, पहले R लिखते हैं, R जो है सो यहाँ से यहाँ तक 3a/4 है। और वेलोसिटी कैसे लिखे, वेलोसिटी को भी वेलोसिटी लिखते हैं, बाद में लिखेंगे, वेलोसिटी जो है सो ओमेगा R होगा, राइट। और ओमेगा कितना हो गया इसका, सर्किल में जो घूम रहा है इसका पॉइंट जो है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो किस स्पीड से घूम रहा है, V इक्वल टू ओमेगा R। और ओमेगा इसका ओमेगा क्या है, ये बोला रॉड का ओमेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं। अब रॉड का जो है एंगुलर मोमेंटम कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, ये जो रॉड है रॉड का इस एक्सिस के अबाउट होता है mL²/12, और इस एक्सिस के अबाउट होता है mL²/12 प्लस यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, m ये डिस्टेंस L/2 हो गया, L/2 नहीं, हाँ राइट L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, तो mL²/4 दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया 4 3 mL²/3। तो इसे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12, और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट होता है mL²/3। ये आपको याद रखना है, काफी टाइम बचाएगा, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। तो ये होता है mL²/3, मास L कितना है, ये इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ mL²/3। डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mR²/2, mR, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक a/4, mR²/2, और ओमेगा, इसका ओमेगा कितना है 4 ओमेगा, कैपिटल लिख रहा है, हमें भी कैपिटल लिखना चाहिए, 4 ओमेगा। अब आ गए यहाँ पर m 3a/4, और ये भी जो है सो ओमेगा R होता है, तो ओमेगा इसका इस पॉइंट का जो है सो ओमेगा, इसके ये वाला ओमेगा लेंगे, इसका वाला नहीं। अब हम ये भूल जाते हैं पूरी तरह से, ओमेगा R की जगह पर कितना 3a/4, सिंप्लीफाई करते हैं, हमें वो वैल्यू मिल गई। ये कितना हो गया ma² बाय 1 तो 4 चला गया, 4 में 8 आ गया,
इधर ये हो गया 339 एम ओमेगा ए स्क्वायर बाय 16। तो ये कितना हुआ 8 9 17 एम ओमेगा ए स्क्वायर बाय 16। ठीक है, ये 16 9 25 17 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर में हो गया 2 और 9 11 हुआ ना, 17 के कहाँ से, इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में 16 हो गया, ये 2 और ये 9 11 हो गया। अब इसको जो है सो हम लिखें 48 16 एम ए स्क्वायर और एक 33 और 16 49 एम ओमेगा ए स्क्वायर। ये हमारा आ गया एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का विथ रेस्पेक्ट टू ओ, एंगुलर मोमेंटम। उसने कितना बोला है क्वेश्चन में, देख लीजिए, एन का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में बोला है एम ए स्क्वायर बाय 48 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय 48 टाइम्स एन। इससे कंपेयर कीजिए और एन का वैल्यू बताइए। एम है, ए स्क्वायर है, ओमेगा है, नीचे 48 है, बच गया 49, एन जो है सो 49 होगी। ये आपका आंसर होगा। तो इस बार इसको फिर समराइज कर देते हैं। एक रॉड है जिसका लेंथ ये है और वो रोटेट कर रहा है ओमेगा से अपना एक एक्सिस जो कि उसके एज से होकर जाता है, वर्टिकल एक्सिस से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। एक डिस्क जो है जिसका मास सेम है कैपिटल एम इस रॉड के बराबर, और वो जो है सो अपना एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और वो जो है सो पाइवोटेड है, ये जो फिक्स है यहाँ पर, यहाँ से इस एज का डिस्टेंस a/4 है। बताना है कि ये जो सिस्टम बन गया उसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट कितना है। तो देखिए ये सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 चीज़ों से, एक रॉड से और एक डिस्क से। तो यहाँ पर इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हमें रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट में, प्लस ये जो डिस्क है इसका निकालना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट। वही लिखा। अब रॉड का तो ईजी है निकालना, बाद में निकालेंगे, या अभी दिखा देते हैं। रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा आई ओमेगा, और आई इस एक्सिस के अबाउट रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम एनर्जी है, आई मोमेंटम एनर्जी है, वो होता है एम ए स्क्वायर बाय 3, और यहाँ तो ओमेगा लिखे ही नहीं ना, क्या करते जा रहे हैं, और ये 2 रहेगा ओमेगा, इतना हो गया इसका आई ओमेगा। आई जो है एम ए स्क्वायर बाय 3 है, वो लिख दिया। अब आगे चले इधर। अब डिस्क का जो है सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यहाँ पर जो है उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो आई ओमेगा फिर लिखेंगे। इसका आई कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट में, वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा दिया है 4 ओमेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 4। और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं ये डिस्क का निकाले। अब डिस्क जो है वो उसका एंगुलर मोमेंटम हम उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाले हैं। अब जो उसका सेंटर ऑफ मास है सी को सेंटर ऑफ मास है, वो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है ओ के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास में उसका जो पॉइंट है उसका मास कितना होता है, वही जो डिस्क का मास है, और उसके लिए हम लिखते हैं एमआरपी, राइट। एक पॉइंट के लिए हम जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम सीधे एमआरपी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के लिए आई क्या लिखेंगे, यदि आई ओमेगा लिखने हम चले तो आई कितना लिखेंगे इसके लिए आई जो है सो एम आर स्क्वायर आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं पॉइंट के लिए। पॉइंट आई जो है सो एम आर स्क्वायर लिखेंगे, और ओमेगा जो है सो वी बाय आर, ये आर कट के एम वी आर आ गया, तो सिंपली एम वी आर। या फिर यहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी से, वहाँ से निकाल कर देख सकते हैं एम वी आर है। तो हम निकालते हैं एम वी आर, ये उसका मास एम है, आर जो है सो वहाँ पे देख लीजिए उसका रेडियस क्या है, a/4 है, नहीं a/4 नहीं है, ये जो सेंटर ऑफ मास है कि कहाँ पर रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो उसका रेडियस जो है ये है 3a/4। और भी, अब भी को हम लिख सकते हैं ओमेगा आर, तो ओमेगा ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास, इसके यहाँ, तो इसका ओमेगा और टाइम्स रेडियस 3a/4। सिंप्लीफाई किए आ गया 49/48 टाइम्स एम ओमेगा ए स्क्वायर।
इससे कंपेयर किया तो एन का वैल्यू 49 आया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A 0.1 kg mass is suspended from a wire of negligible mass. 0.1 kg mass यहाँ से ये जो है सो 0.1 kg का मास है, इसको सस्पेंड किया गया वायर से। द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4.9। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है बहुत कम है, 4.9 times 10 to the power minus 77 meter square. If the mass is pulled a little in the vertically downward direction, इसको थोड़ा सा इधर नीचे ले गया, and released, it performs simple harmonic motion of angular frequency 140 radian per second। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके हमने जो छोड़ दिया तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है 140 रेडियन पर सेकेंड। इफ द अंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज n times 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? मतलब अंग्स का मॉडुलस निकालना है इसका। तो देखिए ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो आप याद कीजिए स्प्रिंग को, ये जो स्प्रिंग है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है यदि हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए तो, और तब उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है k/m। यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू दिया है, तो हमें क्या चाहिए, मास भी दिया है, हमें k चाहिए। ये जो वायर है उसका k निकालना, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है हमको। कैसे निकालें? अंग्स मॉडुलस है, अंग्स मॉडुलस जो है वो क्या होता है, यहाँ पर जो है यदि थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेस करें तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, हमने स्ट्रेस उसमें डिवाइडेड बाय एरिया, और जो यहाँ पर चेंज हुआ इसका x/l। ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, और तब यहाँ से f कितना आ गया टाइम्स x/l, और इस तरह से वो f जो है ये y है, y/x/f। ये आ गया। अब इसको हम प्रॉपरली लिखते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया एक तरह से, मैग्नीट्यूड ही है। अब डायरेक्शन यदि हमें लिखना है तो x के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, y/l x। अब देखिए इसको f = -kx से कंपेयर कीजिए, यहाँ पर भी जो फोर्स लगता है वो कितना होता है -kx, तो स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया यहाँ पर -kx, तो k कितना आया y/l। तो ओमेगा यहाँ पर देख लिया, ओमेगा कितना होता है √k/m, ओमेगा होता है √k/m। तो k का वैल्यू रखते हैं, k का वैल्यू है y/l m, ये ओमेगा है। हमसे पूछा क्या गया है अंश मॉडुलस, तो यहाँ से अंश मॉडुलस आ जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं m ω²l/y, सबका वैल्यू y नहीं क्या बचा है m ω²l/a, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल लेते हैं। तो y हो गया हमारा, m कितना बोला 0.1 kg, शायद 0.1 kg, 0.1 kg। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है 140 रेडियन पर सेकेंड है, 140 रेडियन पर सेकेंड है, स्क्वायर करना पड़ेगा। लेंथ 1 मीटर दिया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है 4.9 टाइम्स 10⁻⁷, 4.9 टाइम्स 10⁻⁻⁷, सबका वैल्यू दे दिया। अब जो है इसमें क्या करना है, सिंपली इसका आंसर लिखना है। ये और ये तो चला गया, ये कितना हो गया 14 टाइम्स 14 टाइम्स 100, और ये लोग ऊपर जाके 10⁻⁷, और नीचे में 49, 7 दूनी 14, 7 से 4, 7 दूनी 14, कितना आ गया 4 टाइम्स 10⁻⁷, 7 और 2 9, ये आ गया आपका y अंश मॉडुलस। इसको कंपेयर कीजिए जो उसने बताया है वैल्यू, उसने बताया है वैल्यू कितना n टाइम्स 10⁻⁹, n टाइम्स 10⁻⁹, तो यहाँ से कंपेयर करके n कितना आया हो रहा है, ये आपका आंसर।
तो इसको एक बार समराइज कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मास है, उसको एक वायर से सस्पेंड किया गया है, वायर का कोई मास नहीं है, और उसके बाद में इस मास को जो है सो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा। जैसे ही बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा, आप सोच लीजिए स्प्रिंग है मास सिस्टम में। इसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का दिया हुआ है, और पूछा है कि उसका अंश मॉडुलस कितना होगा। तो अंश मॉडुलस निकालना है, तो अंश मॉडुलस का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स, जस्ट यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन है कितना चेंज हुआ इसका लेंथ में, x डिवाइडेड बाय ओल्ड लेंथ जो है l। इसको सजा के लिखते हैं तो f आता है y(ax) बाय l। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही इसमें टेंशन है, या रिस्टोरिंग फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन सही यदि लिखे तो माइनस साइन देना पड़ेगा, क्योंकि x जो है नीचे ले जा रहे थे, f ऊपर आ रहा है। यदि हम x को ऊपर ले जाएंगे तो वो फोर्स इधर लगेगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, हमेशा x को अपोज करता है, तो इसलिए हम माइनस लिखें। अब याद कीजिए f इक्वल टू माइनस के एक्स, बिल्कुल वैसे ही आ गया यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि k का वैल्यू जो है सो YA बाय L है, और उसके बाद में ओमेगा जो है सो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओमेगा होता है √k/m, और यदि उतना नहीं याद रहता है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर f के जगह पर ऐसे याद रख सकते हो, जो SHM में जो है f जो है वो होता है -m⍵²x, ये भी याद रख सकते हैं, और यही होता है -kx, और यहाँ से आप देख सकते हो ओमेगा जो है सो √m/k होता है। तो आपको जो भी याद रखना है, f इक्वल टू -kx याद रखिए, और उसके बाद ओमेगा इक्वल टू √k/m यहाँ से निकालिए, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से m⍵² से देख के आप सीधे ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की जगह पर यहाँ m⍵² की जगह पर ये क्वांटिटी है, तो ओमेगा की जगह पर ये वाला क्वांटिटी आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर इसको लिखते हैं f इक्वल टू -m⍵²x, तो m⍵² कितना हुआ YA बाय L। तो क्या निकालना था फाइनली मुझे y निकालना है, तो ये हो गया m⍵² L/a, तो ये फाइनली क्वांटिटी आया था। देख लीजिए, तो आपको जो भी इजी लगे उसे वैसे बनाइए। f इक्वल टू -m⍵²x यहाँ से बना सकते हैं, और नहीं तो आप कह सकते हैं ये k का वैल्यू है, और तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, mass 0.1 kg and uniform cross sectional area 10⁻⁶ meter square is rigidly fixed at both ends। इसको फिक्स कर दिया गया है। ये कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा ये जो है वायर है। मास इसका दिया हुआ है 0.1 kg, लेंथ दिया है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, सब वायर का। The temperature of the wire is lowered by 20 डिग्री सेल्सियस। फिक्स करने के बाद में टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर कम करेगा तो वायर का लेंथ जो है बढ़ेगा या घटेगा? ऑफकोर्स घटेगा। तो इसका लेंथ जो है सो कम हो गया, डेल्टा एल जो है वो हो गया कितना, थोड़ा सा कम, ये निगेटिव वैल्यू हो गया, निगेटिव कम हो गया। आगे और भी वैल्यू दिया, द ट्रांसवर्स वेव आर सेट अप बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग इन द मिडल। इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा उठा दिया, और उसके बाद में ये मोशन करने लगेगा, राइट। ट्रांसवर्स वेव जो है सो उसमें प्रोड्यूस हो गया, ऊपर नीचे मूव करेगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन यहाँ से जैसे हम इसको प्लग करेंगे क्या होगा, एक वेव इधर जाएगा, एक वेव इधर जाएगा, इधर से वापस आएगा, वेव इधर से गया और फिर वापस आया, इधर गया और फिर टकरा कर वापस आया। अरे और वो दोनों जो है सो आके यहाँ पर इंटरफेयर करेगा। देखिए सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम है, केवल फेज डिफरेंस है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, वो दोनों इंटरफेरेंस करेंगे और तब यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनाएंगे इस तरह से। इसको नोड कहते हैं और यहाँ पर ये एंटी नोड है, ऐसा बनाएंगे। और यही जो ये जो मोड है इसका बोल रहा है, मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है इसका, ये जो फंडामेंटल है मतलब कि जस्ट एक ही लूप हो सकता है, ये आधा लूप है एक तरह से, नहीं इसको लूप एक कहेंगे, ये आधा वेवलेंथ है। ये कंप्लीट ऐसे करेगा तो एक वेवलेंथ होगा ना,
यहाँ से यहाँ तक देखिए इक्विवेलेंट है। तो ये डिस्टेंस जो है सो λ/2 है यहाँ से यहाँ तक फंडामेंटल केस में। उसके बाद में आगे और हार्मोनिक्स होंगे, जैसे अभी एक बना, फिर बाद में 2 बन सकते हैं, 2 लूप हो सकते हैं, 3 लूप हो सकते हैं, 4 लूप हो सकते हैं। ऐसे स्टील का जो है यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है, ये लीनियर एक्सपेंशन जो है कोफिशिएंट वो दिया हुआ है, और हमें बताना है क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है, किस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है आप याद कीजिए, ये जो है सो स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, दोनों इंड में जो फिक्स्ड स्ट्रिंग है, तो कितना इसका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है इसका NV/2L, मेरे ख्याल से 2L होता है, हम भूल गए, थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सो कितना है, ये भी एक लूप है, कभी 2 होगा कभी 3 होगा, तो जितना लूप है उतना इसका डिस्टेंस हो गया। 3 क्यों लिखा, n λ/2 एक लूप के लिए, n लूप रहेगा तो n λ/2, और ये इक्वल टू है ये जो लेंथ है l। लैम्डा पता हो गया, f पता करना है, f क्या होता है v/λ, और v कितना है, v तो v है, और लैम्डा को कितना लिखे 2l/n, 2l/n, हाँ ये फॉर्मूला है। और वही n इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया v/2l। तो f0 कहते हैं v/2l, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। v कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इस वायर में, हाँ वो कितना है, यहाँ पर जो स्टील का है, तो स्टील के लिए हम कैसे लिखते हैं 1/2l यहाँ लिखते हैं, टेंशन बाय रो होता है, इसमें जो टेंशन आया है वो अब टेंशन निकालना है, तो ठीक है इसको अब यहाँ पर रखते हैं और टेंशन निकालते हैं। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ रहा है, इसमें टेम्परेचर कम हुआ तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन आया, चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो चेंज हुआ है डेल्टा एल वो होता है L अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो है सो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन। जितना लंबा रड होगा उसमें चेंज उतना ज्यादा आएगा, ये प्रॉपर्टी है उसका। कुछ जिसका अल्फा में कि चेंज करने का जो रेट है कोफिशिएंट है ज्यादा होगा, वो ज्यादा चेंज करेगा, और चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेस कितना आया, स्ट्रेस इसमें जो आया उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको हम F कहते हैं डिवाइडेड बाय A क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्ट्रेन जितना इसका लेंथ में चेंज आया डेल्टा L बाय इसका जो लेंथ है L है कैपिटल L। F निकालना है, वही यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही जो है हमारा टेंशन है। तो यहाँ से F क्या निकल आया, F मतलब टेंशन, वो आ गया YA डेल्टा L बाय L, YA और डेल्टा L बाय L कितना है, यहाँ से देख लीजिए डेल्टा L बाय L जो है सो अल्फा थीटा है, अल्फा थीटा डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो F नॉट कितना आ गया 1/2L, T की जगह पर ये ले लिखते हैं YA अल्फा डेल्टा थीटा बाय T बाय रो नहीं होता ना, T बाय म्यू होता है, ये यहाँ पे गलत लिखा मैंने, T बाय म्यू होता है, और म्यू क्या है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर लिखे हम, इधर लिखे मास कितना दिया है, इसका कुछ दिया है पर यूनिट लेंथ। अब यही हमारा फ्रीक्वेंसी है, अब क्या करना है, हमें सबका न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हमें आंसर बताना है। L कितना है, लेंथ कितना है इसका, 1 मीटर होगा, 1 मीटर है। Y ये कितना दिया है, 10⁻11 टाइम्स 2 टाइम्स 10⁻11। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 10⁻⁻6 10⁻⁻6। टेम्परेचर में कितना चेंज किया, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस जो चेंज है वो 20 केल्विन भी है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 डिग्री सेल्सियस वो होता है कुछ 273 + 20 राइट, लेकिन जो चेंज होता है टेम्परेचर में वो केल्विन में जो चेंज होता है दोनों सेम होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री कीजिए, या इसमें जो है सो
93 से 40 ऐड करके जो कीजिए, डिफरेंस जो आएगा सेम आएगा। लेंथ L 1 है और मास जो है सो 0.1 kg। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2, 4, 2 जीरो यहाँ पर और 4 ये चला गया तो 10⁻4, 10⁻11। तो ये हो गया सही, 2 to 4 लिख दिए, 1 2 2 हो गए, ये -4 और ये 11 है, और तो कुछ नहीं। ये 2 बाहर चला गया, ये 10⁻2 बाहर चला गया और यहाँ से 10⁵ बाहर कर लिया और ये स्क्वायर रूट 10 रहने दी। ये चला गया इधर, ये 10⁻3 हुआ, कुछ गलत है। अल्फा का वैल्यू मैंने कितना लिखा, या लिखा ही नहीं, अल्फा का वैल्यू लिखना ही भूल गया। वाई लिखा, ये है वाई, ये है एरिया, ये है डेल्टा थीटा 20 डिग्री सेल्सियस। अल्फा का वैल्यू लिखना भूल गया, तो लिखते हैं इधर अल्फा टाइम्स अल्फा, ये कितना हुआ 10⁻3, 10 टाइम्स अल्फा का वैल्यू कितना है देखते हैं, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर दिया हुआ है 1.21 टाइम्स 10⁻5, 1.21 टाइम्स 10⁻⁻5, ये हो गया 100, एक यहाँ से चला गया 10⁻3 टाइम्स 10⁻⁻3, ये -6 हुआ उसका स्क्वायर रूट और ये 11, तो ये तो चला गया और 11 हट चला गया। ये आपका आंसर। तो एक बार समराइज करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है, इसको फिक्स कर दिया है 2 एंड के बीच में और इसका वेरियस पैरामीटर दिया हुआ है, मास है 0.1 kg, लेंथ है इसका 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻6 मीटर स्क्वायर, इसका स्टील का बना हुआ है और वो स्टील का है। अंश मॉडुलस दिया हुआ है 2 टाइम्स 10⁻11 और इसका अल्फा दिया हुआ, अल्फा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर बढ़ाओ तो इसका बढ़ता है, लेंथ घटाओ तो घटता है, और वो वैल्यू दिया हुआ है किस पर डिग्री सेल्सियस से वो कितना उसका लेंथ बढ़ जाता है, उसका फ्रैक्शनल चेंज जो है सो कितना आता है वो दिया है। हमें बताया कि इसमें यदि हम बीच से यहाँ से इसको प्लग करें तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट करते हैं, वायलिन है उसको बजाते हैं, वैसे यहाँ पर इसको करेंगे तो वाइब्रेट करने लगेगा और इससे साउंड आएगा। ये भी वेरियस टोन्स में आएंगे, जो ये बिल्कुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी तो यही होता है ना, 2 फिक्स्ड इंट के बीच में वायर्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है वेरियस फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे साउंड, तो इसका जो फंडामेंटल मोड है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यही पूछा उसने। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि फंडामेंटल मोड के लिए क्या होता है, जस्ट एक लूप होगा, या तो आप सीधे फार्मूला याद रखिए, एफ इक्वल टू जब दोनों इंड फिक्स होता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है और वेरियस हार्मोनिक्स एफ एन, वो होता है एन भी बाय 2L। एन इसको नहीं कहते हैं, जस्ट एफ रखते हैं, और एन इक्वल टू 1 पर इसको फंडामेंटल कहते हैं, तो इसको 1 लिखिए या जो भी लिखना हो आप इसको ऐसे लिखिए। आप F1 भी लिख सकते हैं क्योंकि एन वहाँ है, तो उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं यदि एन इक्वल टू 1 है। वो भी बाय 2L है, ये भी जो है सो स्पीड है साउंड का इस मीडियम में, उस वायर में, और वो कितना होता है स्पीड होता है स्क्वायर रूट ओवर टी बाई मी, टेंशन है यहाँ पर, और मी उसका मास पर यूनिट लेंथ है। तो हमें टेंशन निकालना है। अब टेंशन स्ट्रिंग में कैसे आ रहा है, उसको बहुत बढ़िया से एकदम बिना टेंशन का जमा करके रखा, मैंने इंड को मैं फिक्स करके रखा, उसके बाद मैंने टेम्परेचर जो है सो 20 डिग्री से कम कर दिया, टेम्परेचर जो है सो 20 डिग्री से कम कर दिया, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसमें टेंशन आएगा। स्टील का बना हुआ है तो उसका अंश मॉडुलस देखते हैं, वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस कितना आया वो रिस्टोर करना चाहता है, इसका एल डेल्टा एल देखिए यहाँ से चेंज हो गया, ये जो चेंज होता है वो कितना होता है एल टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा, तो यहाँ से इतना चेंज हो गया, इतना घट गया, तो उसमें स्ट्रेन आया, और रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगा कि इसको हटाना चाहेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाय ए जिसको स्ट्रेस कहते हैं डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इसका लेंथ चेंज कर गया, डेल्टा एल से चेंज किया, ओरिजिनल लेंथ एल है, और यहाँ से जो है सो हम एफ निकाल लें, एफ ही जो है सो टी का काम कर रहा है, एफ जो है रिस्टोरिंग फोर्स है, वही यहाँ पर टेंशन है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें और हमारा ए वैल्यू आ गया। आप सबका न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है 11 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी आता है 11 हर्ट्ज हम लोग सुन नहीं सकें, हम लोग जो सुनते हैं उसका रेंज है
ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है उसका रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये भी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज सबको नहीं सुन सकता, लेकिन कौन सुन सकता है इसे? इसे कुत्ता सुन सकता है। कुत्ता सुन लेगा, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, कैरी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर दिया हुआ है इस तरह से। लीनियरली जो है वो डिक्रीज करता है, वेयर सिग्मा नॉट इज ए कांस्टेंट एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये डिस्क हो गया, और यहाँ पर इसका जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो इस तरह से देता है सिग्मा 0 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर। जब आर इक्वल टू 0 है तो कितना इसका चार्ज है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट, ये हमारा आर है मान लीजिए, ये ऐसे इसको बनाए। यहाँ पर कितना है, बहुत ज़्यादा है, कुछ ही इधर से बनाते हैं, और उसके बाद लीनियरली जा रहा है। उसके बाद देखिए इस क्या रिलेशन है, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला फार्मूला है। इसका स्लोप जो है सो माइनस है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है। ये जो है सो सिग्मा आ रहा है, इस तरह से घट रहा है, लीनियरली घट रहा है। और जब r इक्वल टू r है, हमने गलत लिखा, हाँ गलत लिखा, इसको ऐसे लिखना चाहिए, r इक्वल टू कैपिटल R पे वो 0 हो गया, ये नहीं होगा, 0 होगा, यही है। अब उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए लार्ज स्फेरिकल सरफेस। अब स्फीयर बनाया, एक स्फीयर लिया, बहुत बड़ा स्फीयर, यहाँ पर ये स्फीयर है, ये डिस्क नहीं है, ये स्फीयर है, 3 डिमेंशनल ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो डिस्क है, ये डिस्क है 2D, जबकि ये 3D है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए लार्ज स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर जो फ्लक्स इसको मिल रहा है उसको बोल रहा है फाई नॉट है। फिर दूसरा केस में जो है, ये केस 1 है, दूसरा केस में इस केस में क्या बोल रहा है कि ये हमारा डिस्क है, और अब जो है इस डिस्क के एक दूसरा स्फीयर लिया, अब की फिर स्फीयर लिया, लेकिन उसका रेडियस r/4 है। इसका रेडियस बहुत बड़ा है, इसका रेडियस जो है वो बहुत बड़ा है, क्या नाम दें रेडियस को, x जो है सो बहुत बड़ा है r से, लेकिन इसका रेडियस जो है अभी छोटा लिया है, r/4 शायद लिया है, r/4। अब यहाँ पर एक स्फीयर सोचिए, ये जो है सो स्फीयर है और ये डिस्क है, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है, बहुत सी इसमें खाली जगह होगा, बीच में जो है सो केवल इसका पार्ट लेगा। आप सोच लीजिए एक प्लेट है यहाँ पर और एक स्फीयर को कंसीडर कीजिए, स्फीयर का जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसमें आएगा हमारा ये डिस्क, और बाकी जगह खाली रहेगा, हवा खाली है, ये खाली है। तो इस स्फीयर में जो वो फ्लक्स को देख रहा है उसको बोलता है फाई, और आपको बताना है ये फाई नॉट बाय फाई कितना है। शुरू में जो निकाले थे बड़ा वाला स्फीयर में, उसमें जो फ्लक्स है और इसमें जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, गॉस थ्योरम से निकालते हैं फ्लक्स, गॉस लॉ से निकालते हैं फ्लक्स, और वो क्या होता है फ्लक्स, E डॉट ds, ये है फ्लक्स, और वो कितना होता है, ये फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर में कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। ये जो स्फीयर है इसके अंदर में जो चार्ज है, इसने चार्ज ना देकर चार्ज डेंसिटी दे दिया, तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। वही काम यहाँ भी मुझे करना है, यहाँ पर भी मुझे वही काम करना है। ये जो फ्लक्स है वो जो है सो चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो इस दोनों केसेस में जो चार्ज है इनसाइड वो अलग अलग है। इस केस में जो चार्ज है वो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है,
और इस केस में टोटल नहीं है, जस्ट ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल चार्ज नहीं है। जो चार्ज यहाँ पर इसके अंदर में आ रहा है वही चार्ज हमें लेना पड़ेगा। तो चार्ज निकालने चलते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ज निकालने के लिए यहाँ बना देते हैं। एक जो है सो हम कंसीडर करते हैं एलिमेंटल रिंग, उसका रेडियस लेते हैं x और विड्थ लेते हैं dx। ये एलिमेंटल रिंग है और उस रिंग पर एलिमेंटल रिंग, उस रिंग का पर कितना चार्ज है। तो रिंग का एरिया कितना हो गया इसका 2πx, ये सर्कमफेरेंस, उसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया हो गया। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं dx क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, हर जगह सेम भी है। इसको काट के लंबा बना सकते हैं ऐसे। ये है 2πx और ये dx है। ये हो गया एरिया 2πx dx और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिग्मा x से। ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो उसने दिया है यहाँ पर। यहाँ r था, यहाँ सिग्मा 1 - r/r है। r ही लेना है तो r ही लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, r ले देते हैं। ये हो गया इसका चार्ज, ठीक है। और टोटल चार्ज निकालना हो तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। r वेरिएशन जो है सो अलग अलग होगा। r कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस केस में r जा रहा है R2 कहाँ तक है, कैपिटल R तक, उसके बाद तो है ही नहीं कुछ। और इस केस में यहां भी बिल्कुल वही करेंगे। टू पाई आर डी आर, इसको डी आर लिखना होगा, टाइम सिग्मा आर, ये जाएगा r = 0 to बस यहीं तक r/4 तक, उसके आगे नहीं जाना है। उसके आगे तो है लेकिन हमें नहीं जाना है क्योंकि हमें जो चार्ज निकालना है केवल r/4 तक निकालना है। तो देखते हैं कितना आता है। जो कांस्टेंट है ये टोटल चार्ज हुआ, Q टोटल या Q इनसाइड, यही है 2 पाई। सिग्मा का वैल्यू रखते हैं, ये सिग्मा नॉट 1 - r/r, सिग्मा नॉट भी बाहर हो गया और बच गया यहाँ पर r टाइम्स 1 - r/r नॉट ये dr 0 to r। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, r का जो है सो कितना हुआ r² इंटीग्रेशन, ये कितना -r² R² का हुआ r⁻³ और ये हमारा है लिमिट। वैल्यू रखिए 2 पाई सिग्मा 0, ये कितना हो गया r² -r⁻³ सो ये भी हो गया r² और 0 जब रखेंगे नेक्स्ट टाइम में तो 0 - 0, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 2r²/3, तो 2 to 4/3 पाई r² सिग्मा नॉट, ये वैल्यू यहाँ पर है। सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पर जो है वैल्यू कितना आएगा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 2 पाई बाहर, यहाँ से सिग्मा 0 बाहर, यहाँ बचा r dr और इसमें बचा 1 - r/r dr। r जो है 0 to r/4 एक्जैक्टली सेम, हमने क्यों करना चाहूँ यहाँ पर, यहाँ से जो है वही देख के लिखता। ये जो है सो r²/2 है, ये जो है सो r³/3r 0 to r/4 2 पाई सिग्मा 0, ये कितना हो गया r² 4 × 32 और ये कितना हो गया r³ 4 × 64 टाइम्स 3r, सेकेंड टाइम तो 0 होगा। 2 पाई सिग्मा नॉट, 32 यहाँ से बाहर कर लेते हैं तो ये बच r² भी बाहर कर लेते हैं तो ये बच गया 1 - 1/3 2 पाई सिग्मा नॉट r²/32 टाइम्स 2/3। ये हो गया हमारा चार्ज। अभी चार्ज निकला है केवल दोनों केसेस में। तो यहां पर जो फाई आएगा, केस 1 में जो फाई आएगा यहाँ पर
फाई नॉट उसको बोल रहे हैं, वो कितना है, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपली जस्ट एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर फाई जो है, चार्ज जो आया ये कितना हुआ, 4 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 32 टाइम्स 3 एप्सिलॉन। अब फाई नॉट बाय फाई बताइए कितना है, वो कितना था, 4 बाय 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं 4 बाय 3 पाई आर स्क्वायर बाय सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट यहाँ पर होगा 4 बाय 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो वैल्यू है ये है 4 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 32 टाइम्स 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर चला गया, सिग्मा नॉट भी चला गया, यहाँ है 1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर है 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 32, ये चला गया तो 32 आया। यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि ये आर का जो है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 होता है, वो मैंने नहीं किया, और तब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कितना चेंज हो जाएगा, सब कुछ तो ठीक रहेगा, यहाँ पर जो है सो आर स्क्वायर बाय 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 का 1 बाय 6। तो यहाँ पर ये जो है सो गलत हो गया, ये हो जाएगा कितना 1 बाय 6, सो 2 पाई बाय 6, सो पाई बाय 3। ये नीचे 6 हो गया, पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 3, ये होगा क्यू टोटल का। तो यहाँ भी ये मॉडिफाई करना पड़ेगा, जस्ट एप्सिलॉन से मुझे नॉट से डिवाइड करना है, ये हो गया पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन। यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ये है कि जब मैंने 32 कॉमन किया यहाँ पर, तो यहाँ तो 1 ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको भूल गए, 64 ही बाहर ले गए, तो एक तो 2 एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 2 बाय 3 नहीं 5 बाय 6, इसके जगह पर ये होगा 5 बाय 6। और तब जो वैल्यू आएगा तो उसको पूरा सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पर इसे हटा देते हैं पूरा फिर से। तो ये कितना आया इसको ठीक से एक बार देख लेते हैं, ये हो गया 2 से, तो ये 3 बार में चला गया, तो 5 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 96, इतना वैल्यू आया चार्ज का। तो फाई कितना आ जाएगा, ये जो चार्ज है, जो यहाँ पर अभी चार्ज आया, इसका क्या नाम दिए थे, चार्ज का कुछ नाम दिए थे, क्यू प्राइम बोलते हैं इसको, ओ बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपली इसको डिवाइड करना होगा, 4 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 96 एप्सिलॉन नॉट, और उधर जो है सो ये निकला हुआ, ये दोनों का रेशियो ले लीजिए और क्या आंसर हो गया। यहाँ पर है 5 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 96, और वहाँ पर कितना है पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर चला गया, यहाँ बचा 1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट भी चला गया, और यहाँ पर बचा 96 बाय 5। होगा ना 32, तो ये आपका आंसर हो गया 32 बाय 5। सो कितना आया 6.4। इंटीजर में आंसर देना है तो हमें 6 लिखना होगा, 7 नहीं, तो आपका आंसर 6 हो गया। तो इसको समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले ये है कि एक डिस्क हमारे पास है,
उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज हर जगह सेम नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज अलग जगह अलग अलग हो सकता है। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया जाता है इस तरह से लीनियरली जो है चेंज करता है। सेंटर पे ये जो है सो सबसे ज़्यादा है सिग्मा नॉट, और जैसे जैसे आर बढ़ते हैं उसका ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम होते चला जाता है। उसने बोला कि एक हम बहुत बड़ा स्फीयर ले लिए, इसके चारों तरफ से कवर कर दिए, तो इसमें जो फ्लक्स जाएगा उसको हम फाई नॉट कहते हैं। और एक दूसरा स्फीयर लिए हैं, आपकी जो है सो इतना बड़ा ना होकर छोटा सा है, यहाँ पर ये r/4 तक को कवर करता है। जो सेकंड स्फीयर है वो छोटा है, उसका रेडियस r/4 है, कैपिटल R/4 है, नहीं तक कवर करता है। उस केस में भी फ्लक्स होगा। ये दोनों फ्लक्स का जो है रेशियो क्या है, बाहर वाला जो फ्लक्स है फाई नॉट और अंदर वाला जो फ्लक्स है फाई, उसका रेशियो बताना है। अब गॉस जो लॉ है उसके अनुसार हम फ्लक्स निकालते हैं, वो क्या होता है, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज में पता करना पड़ेगा इनसाइड में क्या है, लेकिन दोनों ही केसेस में चार्ज अलग है। फर्स्ट केस में जब हमारा स्फीयर बहुत बड़ा है तो चार्ज तो टोटल है, और टोटल चार्ज कैसे निकालें, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज तो नहीं दिया हुआ है, तो चार्ज डेंसिटी से हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि एलिमेंटल रिंग जिसका विड्थ है dr और रेडियस है r, तो इसका एरिया कितना हो गया 2πr टाइम्स dr, ये एरिया हो गया। एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से तो हमें सरफेस चार्ज मिल जाएगा, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज जो निकालने के लिए हम 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे, हर जगह यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, हमें वैल्यू आ गया उसका, टोटल जो चार्ज है उसका वैल्यू हमें पता चल गया इतना है। उसको यदि हमने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया तो हमें फ्लक्स पता चल गया फाई नॉट के लिए। एग्जैक्टली सेम काम करेंगे छोटा स्फीयर के लिए। ये छोटा स्फीयर जो है सो यहाँ पर, अब छोटा स्फीयर का रेडियस जो है सो r/4 है, रेडियस उसका कैपिटल R/4 है। कैपिटल R जो है सो रेडियस है डिस्क का, तो उसमें जो डिस्क का चार्ज केवल 0 से लेकर r/4 तक कितना होगा, इसमें कितना होगा, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। वही एलिमेंटल रिंग लिए, आपकी केवल लिमिट जो है सो 0 से r ना लिखकर r/4 लिखें। 0 से r लिखेंगे तो टोटल चार्ज हम ले लेंगे, r/4 लिखेंगे तो इतना ही चार्ज लेंगे, और उसको इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट कर दिए तो हमें एक वैल्यू आ गया इतना। इसको यदि हम डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से तो हमें फ्लक्स मिल गया, वो जो छोटा स्फीयर से होकर पास कर रहा फ्लक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्फीयर जो है सो 3D पिक्चर है, राइट, ये स्फीयर जो है सो 3D पिक्चर है, और ये डिस्क जो है वो 2D है। तो स्फीयर से होकर जो फ्लक्स पास कर रहा है वो हमें पता चल गया, और दोनों के रेशियो ले लिए तो आया 32/5 जो 6.4 होता है, लेकिन आंसर हमें इंटीजर के रूप में देना है तो जस्ट 6 होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आर 4.6 एंड 2.3 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है दोनों का। The ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for silver to that of sodium each। क्या करना है, पहले प्लॉट करने के लिए बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो है हम इक्वेशन देखते हैं। हमने ये एनर्जी दिया h, लाइट की एनर्जी है। इस लाइट का एनर्जी को क्या करेगा, थोड़ा सा उसे निकालने में लगेगा इलेक्ट्रॉन को, माने कि जो बॉन्ड है तोड़ने में, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और जो बच गया वो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हम कैसे मेजर करते हैं, हम स्पीड तो नहीं मेजर करने जाएंगे ना, तो हम मेजर करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें ऑपोजिट पोलरिटी का एक पोटेंशियल लगा देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। तो यदि यहाँ पर हम प्लस कर दें और यहाँ माइनस कर दें, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ये और इधर मूव कर रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, उल्टा करना पड़ेगा, इधर प्लस इधर माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पर जो फोर्स है वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो ये रुकेगा, ये जा रहा है इधर, लेकिन फोर्स हमने इधर लगा दिया, यही पोटेंशियल लगा के। तो हम इतना बड़ा पोटेंशियल लगाएं कि ये रुक जाए, तो उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फाइनली दे क्या रहा है, वो तो यही दे रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी EV0। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है उसका डायमेंशन एनर्जी का नहीं है, इसको E के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब पोटेंशियल, तब ये एनर्जी का डायमेंशन है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, h = 5 + EV0 इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यदि हम इसको प्लॉट करते हैं तो क्या देखते हैं, इसको ठीक से लिख लेते हैं सजा के। V0 = hν/E
-5/e। ये देखिए इंटरसेप्ट है, द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल और इधर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये जो ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पर नहीं है, ये स्लोप है, और -5/e जो है दोनों का, ये अलग अलग है, राइट। ये जो है सो सिल्वर के लिए कितना है, सिल्वर के लिए है 4.6, तो 4.6 माइनस में जाना पड़ेगा, कुछ इधर है, और ये सिल्वर के लिए ऐसे गया, और इसके लिए 2.3 है, कुछ यहाँ पर है, ये 4.3/e हुआ, ये 2.3/e हुआ, 4.6। स्टार्ट यहाँ से किया, लेकिन दोनों का स्लोप जो है सो तो सेम है ना। स्लोप यहाँ पर क्या है, स्लोप जो है सो h/e है, और बोथ दोनों के लिए ही स्लोप है, इसमें कहीं भी वर्क फंक्शन नहीं आया, तो h/e दोनों का स्लोप है, तो रेशियो ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है तो 1 होगा ना, h/e तो 1 होगा, तो ये 1 आपका आंसर हो गया। स्लोप जो है वर्क फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4, इसमें 2 पैसेज हैं, पैसेज को पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। तो पहला पैसेज है कि ए डेंस कलेक्शन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है कि बहुत ही जो आयंस होते हैं वहाँ पर बहुत डेंस आयंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस आयन होते हैं, लेकिन बोला इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों, प्लाज्मा में यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, वो भाग जाते हैं, लेकिन बोला यदि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों और पॉजिटिव आयंस भी हों और वो काफ़ी डेंस है, तो इसको हम न्यूट्रल प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज है। सर्टेन सॉलिड्स कंटेनिंग फिक्स्ड पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रीटेड एज न्यूट्रल प्लाज्मा। कुछ सॉलिड में ऐसा होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और आयंस भी हैं और ये काफ़ी डेंस है, इसलिए उसको बोल रहा है कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक प्लाज्मा है, न्यूट्रल प्लाज्मा। लेट एम बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स each of mass m. When the electrons are subjected to an electric field, they are displaced relatively away from the heavy positive ions. तो पॉजिटिव आयन से तो दूर चले जाएंगे, यदि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो मान लीजिए ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं जगह जगह, हर जगह है, और यदि हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किधर काम करेगा, फोर्स इधर, और इस पर फोर्स का काम करेगा इधर। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि सारे प्लस जो है सो एक तरफ और सारे माइनस एक तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ अलग हो गए। और ऐसा होने के बाद में they are displaced relatively away from the heavy positive ions if the electric field becomes 0। अब यहां पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं ये हो गया, तो हमने तो उल्टा दिखा दिया ना, फील्ड इधर लग रहा है तो पॉजिटिव आयन को उधर जाना चाहिए था, मैंने उल्टा दिखा दिया, सारे पॉजिटिव इधर और इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये जो है हम ये तो बाहर से जो हमने फील्ड लगाया वो है, लेकिन ये भी अपना फील्ड लगाएगा प्लस टू माइनस, इधर ये जो है इंड्यूस्ड, इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड फील्ड है। अब दोनों मिला के यदि 0 हो जाएगा एक समय में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ हो सकता है। द इलेक्ट्रॉन बिगिन टू ऑसिलेट अबाउट द पॉजिटिव आयंस विथ ए न्यूट्रल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये जो है ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ये इसको खींचेगा, और ये चूंकि हैवियर है, आयंस है, ये काफ़ी हैवी है इलेक्ट्रॉन से, ये इसके तरफ आना शुरू कर देंगे और इस तरह से ये ऑसिलेट करेंगे, और उसको कहते हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, इसको नाम दिया है ओमेगा पी से ये ऑसिलेट करेंगे। टू सस्टेन द ऑसिलेशन से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नीड्स टू बी अप्लाइड दैट हैज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेयर ए पार्ट ऑफ द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एंड पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। इसको कंटिन्यू रखने के लिए ऑसिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं देना होगा, उससे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, और वो भी एक ठीक से हिसाब से देना पड़ेगा कि जब जो इसका फ्रीक्वेंसी है, इसका जो एक तरह से SHM जो कर रहा है, मैंने ऑसिलेशन कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मैच करना पड़ेगा। जब दोनों सेम हो जाएगा और सेम फेज में रहेगा तो क्या होगा, ये बहुत तेजी से ऑसिलेट करेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं तो उससे एनर्जी निकलता है, इलेक्ट्रॉन जो है
वो ऑसिलेट करते हैं, मतलब कि एक्सेलरेट करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन है ना। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, इधर एक्सेलेरेशन है इसलिए इधर जा रहा है। तो एक्सेलेरेशन में जब रहेगा एक्सेलरेटेड जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या कुछ और भी, तो वो जो है सो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, रेडिएशन करता है, तो उससे हम देखते हैं, तो हमने लाइट दिया थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा लाइट में मिल रहा है, तो काफ़ी चमकीला दिख रहा है, वही बात कर रहा है। और यदि शुरू में ये मैच नहीं करेगा इसका फ्रीक्वेंसी से और फेज से मैच नहीं करेगा, तो उतना लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा इसका एक्सलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ये इसका मोशन नहीं है। लेकिन जब ओमेगा जो हमने फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी है, उससे मैच कर जाएगा, तो क्या होगा, तो जो है सो ये रेजोनेंस में कहलाता है और बहुत तेज़ी से ये जो है सो वाइब्रेट करेगा और तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन बाहर आएगा, तो ये काफ़ी चमकीला दिखेगा। ओके, लेकिन ये सारे तो पूरे पैसेज हैं, अपना एक नया कुछ चैप्टर दे दिया जो आपने शायद 12 में नहीं पढ़ा हो। उसके बाद क्या करता है, पूछ रहा सवाल, क्या सवाल ये पूछ रहा है कि टेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई एंड द परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, यूज डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल है। यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू डिटरमिन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा पी। ओमेगा पी का जो है सो करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा इसमें। अब ओमेगा पी का डायमेंशन क्या होता है, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो डायमेंशन t-1 होता है। तो यहां पर जो है कौन t-1 दिखा रहा है ये चारों में से, तो आप फिर वही दो सिस्टमेटिक तरीका से यूज कर सकते हैं, ओमेगा पी प्रोपोर्शनल टू n e वगैरह वगैरह, वो सभी काफी टाइम लेगा। इजी तरीका है, एक एक करके ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, NE/m एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, मान लेते हैं चार्ज E है यहाँ पर, तो जो फोर्स लगते हैं वो हो गया E²/4π, भूल जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट r²। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया है, E²/fr²। डायमेंशनली यहाँ पर वही करने जा रहे हैं। n क्या है, नंबर डेंसिटी था, देखिए कहीं लिखा हुआ है, n बी द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर डेंसिटी। तो इसको हम r⁻³ कहें डायमेंशनली। डायमेंशन L नहीं लिखकर R लिख रहे हैं, वॉल्यूम r⁻³ है तो r⁻³। तो n को लिखे r⁻⁻3। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E, रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है ये, इसको हम लिख रहे हैं इस टर्म में, m के जगह पे m और एप्सिलॉन नॉट के जगह पर ये वाला लिखेंगे E²/fr²। ये क्या t-1 आ रहा है, पहले तो E कटा ही नहीं, पूरा E कटा ही नहीं तो बेकार है आगे जाना, टाइम नहीं बर्बाद करना। ऑप्शन 2 देखते हैं, ये m एप्सिलॉन नॉट बाय n। इसको देखिए हम कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे हैं, पूछे क्यों, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, m एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आ गया, n डिनोमिनेटर में आ गया। ये जब इसका यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रह गया, हमें चाहिए केवल t, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी रह रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, इसमें भी चार्ज रहेगा, तो चार्ज हमें नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए t-1। t का डायमेंशन -1 चाहिए, बाकी सारे क्वांटिटी को फैक्टर आउट करना है, उसको कैंसिल हो जाना है, तो ये भी नहीं होगा। 3 में देखते हैं, यहाँ पर E² है, वो अच्छा है हमारे लिए क्योंकि E² यहाँ से कट जाएगा, राइट। जब एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे, n के लिए लिखें r⁻³ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्क्वायर m, और एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं E²/fr²। ये E² अब फैक्टर आउट हो गया, ये चला गया, और क्या बचा यहाँ पर, ये हो गया r⁻⁻1 टाइम्स f/m। r⁻⁻1, f की जगह क्या लिखें, m, l t-1 t-2 ना, फोर्स, मास इंटू एक्सलेशन, लेंथ की जगह r लिख रहे हैं, ये वाला भी कट गया, तो ये आया t-1। हाँ, यही तो हमारा आंसर, तो हमारा आंसर है ये 3 वाला ऑप्शन। फिर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि इसका जस्ट ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो
तो आपका आंसर ये हो गया। तो उसने काफ़ी लंबा स्टोरी बताया और सवाल जो पूछा वो देखिए कितना ईजी पूछा, डायमेंशनल एनालिसिस से। ओके, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि एस्टिमेट द वेवलेंथ एट विच प्लाज्मा रिफ्लेक्शंस विल अकर फॉर ए मेटल हैविंग द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू दिस मच एंड टेक एप्सिलॉन नॉट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दिया। वैसे एप्सिलॉन नॉट होता है 8 टाइम्स 85 टाइम्स 10⁻⁻12। तो उसने क्या किया, इसको 10 बना दिया अप्रोक्सीमेट करने के लिए, तो ये हो गया 10⁻11। वही लिखा। मास जो इलेक्ट्रॉन का वो भी अप्रोक्सीमेट करके 10⁻30 kg कर दिया। ठीक है, फिर दिस क्वांटिटीज आर इन SI यूनिट्स। पूछा क्या है, एस्टिमेट करना है वेवलेंथ एट विच प्लाज्मा रिफ्लेक्शन विल अकर। वेवलेंथ बताना है, तो वेवलेंथ कैसे निकालें? ये जो प्लाज्मा फिर ये जो रिफ्लेक्शन है वो लाइट का है, रेडिएशन है, तो उसका स्पीड क्या है c, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू, लेंथ लैम्डा, यही लैम्डा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो लैम्डा निकाल रहे हैं c/न्यू, और इसको हम c को यदि 2π से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो नीचे में आया 2π न्यू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। और ये वही पूछ रहा है कि एस्टिमेट द वेवलेंथ ऑफ एट विच प्लाज्मा रिफ्लेक्शन विल अकर फॉर ए मेटल हैविंग डेंसिटी दिस मच। उसका कहना है कि मैक्सिमम प्लाज्मा रिफ्लेक्शन विल अकर, तो वो p पर होगा ना, जो हम ओमेगा प्रोवाइड कर रहे हैं वो जब ओमेगा p के बराबर होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर जो कोड आता है, वो दोनों जब सेम होगा तब हमें जो है सो मैक्सिमम लाइट जो है सो रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे इसको हम बैठा दिए। अब जो है इसका वैल्यू यहाँ पर पहला क्वेश्चन में निकाले थे ओमेगा p का, तो पहला नहीं बनेगा तो दूसरा भी नहीं बनेगा, ये Na²/m एप्सिलॉन नॉट, Na²/m एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू है, इधर 2πc है। पहला नहीं बनेगा तो दूसरा भी नहीं बनेगा। आप सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और निकालिए। 2πc m, मास कितना बोला 10⁻30 इलेक्ट्रॉन का, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 10⁻11 बोला, n का वैल्यू 30⁻11, 4 टाइम्स 10⁻27, 4 टाइम्स 10⁻27, और e², e का वैल्यू दिया है, उसने नहीं दिया ना, तो हमें अपने से लेना होगा। e तो यहाँ पर चला जाए, 2πc जो है सो 3 टाइम्स 10⁸, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज जो है 2 बन के बाहर आ गया, और इधर कितना हो गया 27 1 28, 28 10 38 और 68, तो कितना हो गया ये 6π/1.6 टाइम्स 10⁻2 ही है इधर, 19 8 17, और ये हो गया 34। ये 6π ये 3 में हो गया, 3 टाइम्स 3.14/1.6, और ये आ गया कितना 17, ये 19 है, 19 8 25 होता है, 17 क्यों लिखे, 9 नहीं है 19 है। ओके, 19 8 9 8 17 27, तो यहाँ पर हो गया हमारा 7-7, और ये हो गया 3 3 9 42 51.6 टाइम्स 10⁻⁻7, इसको डिवाइड करते हैं, 16 6 96, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स 10⁻⁻7। अब जो है सो इसको नैनोमीटर में बनाते हैं, इतना तो मीटर है, तो हम 200 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 600, ये दोनों लेके 10⁻⁻9 हो गया मीटर, इसको कहते हैं नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, तो लैम्डा आ गया 600 नैनोमीटर। आंसर हो गया आपका।
तो देखिए यहाँ पर क्या किए, एस्टिमेट द वेवलेंथ एट विच प्लाज्मा रिफ्लेक्शन विल अकर फॉर ए मेटल हैविंग द डेंसिटी दिस मच। तो प्लाज्मा जो रिफ्लेक्शन होगा उसका वेवलेंथ पूछ रहा है, और उसका वेवलेंथ वही होगा जो ओमेगा पी का वेवलेंथ है यहाँ पर। और इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें ये दोनों को सेम करना पड़ेगा, राइट। तो ओमेगा पी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना होता है, और ओमेगा पी पता है, मतलब फ्रीक्वेंसी पता है, तो हमें वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा या सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से। लैम्डा निकालना है, सी बाई न्यू हो गया। यहाँ पर हमें जो पता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये प्रीवियस क्वेश्चन से हमें पता है, वैल्यू रख दिए सबका, तो हमें आ गया 600 नैनोमीटर। तो ये था ये क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दूसरा पैसेज है। द फिगर शोज ए सरफेस एक्स वाई, ये देखिए एक्स वाई सरफेस है, separating two transparent media, medium 1 and medium 2. The line AB and CD represent waveform है, स्पेलिंग गलत है, waveform of a light wave traveling in medium 1 and incident on XY. ये जो है सो medium 1 में एक लाइट वेव चल रहा है। The lines EF and GH represent wavefronts of the light wave in medium 2 after reflection. यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ये आ गया। अब सवाल का जवाब देना है कि लाइट ट्रेवल्स एज ए पैरेलल बीम है कि कन्वर्जेंट बीम है कि डाइवर्जेंट बीम है इन ईच मीडियम। तो ये दोनों लाइन जो दिख रहा है आपको, ये पैरेलल है या पैरेलल नहीं है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब है एक लाइट ऐसे गया, नेक्स्ट टाइम जो है सो लाइट ऐसे गया, नेक्स्ट टाइम जो लाइट ऐसे गया। तो इसका डायरेक्शन लाइट का क्या होता है, परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट जो है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन होता है। एक्चुअली जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है, लेकिन यदि बहुत दूर से आए लाइट, बहुत दूर से आए, तो ये जो है सो कंसीडर कर सकते हैं कि ये प्लेन हो जाए, पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब कि लाइट बहुत दूर से आ रहा है और उसका डायरेक्शन इधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम दिखा रहे थे, कितना गायब हो गया सब, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो देखिए ये कन्वर्ज कर रहा है, ये लाइट जो है सो इधर न जाके अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर आ रहा है, नजदीक आ रहा है, इसको कन्वर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों से पैरेलल है, यहाँ पर भी दोनों पैरेलल है, फिगर से देखना है। तो दोनों पैरेलल है, पैरेलल भी इन ईच मीडियम, यही आंसर है। किसी एक में कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज का मतलब यही हुआ कि डायरेक्शन जो है एक इधर हुआ तो दूसरा इधर हुआ, ऐसे कन्वर्ज करना। और डाइवर्ज मतलब कि दूर जाना, ये ऐसे है तो इधर चला जाएगा तो डाइवर्ज कर रहा है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाई सी डी ई एंड एफ फेजेस ऑफ द लाइट वेव एट सी डी ई एंड एफ आर फाई सी, फाई डी, फाई एफ ऐसे लिखा हुआ है। इट इज गिवन दैट फाई सी इज नॉट इक्वल टू फाई एफ। यहाँ पर फेज जो बता रहा है, यहाँ पर जो फेज है फाई सी, यहाँ फाई डी, फाई ए, फाई बी, और उसने कहा कि कुछ क्वेश्चन में कहा है सी और एफ सेम नहीं है, फाई सी जो है वो सेम नहीं है फाई एफ, सी और एफ ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। और तब उसने कहा कि ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, यहां बना लेते हैं। अब देखिए क्या है कि इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक वेव जो फ्रंट होता है ना, ये वेव फ्रंट स्फेरिकल हो तो हर एक पॉइंट पे इसका फेज सेम होता है। तो वही यहाँ पर हर एक पॉइंट पे इसका फेज सेम है, फाई ए और फाई बी दोनों सेम है, चाहे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें वहाँ पर भी सेम है। फाई सी और फाई डी ये दोनों भी सेम है। फाई ए और फाई सी ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइट मूव कर रहा है, टाइम के साथ जब मूव करता है तो ये तो इस तरह से जा रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर का फेज सेम है, तो इस टाइम और इस टाइम में इसका फेज सेम होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ पर कौन सा सिचुएशन में। तो ये दोनों सेम हो भी सकता है फेज ए और सी पर, और नहीं भी हो सकता है। वही हाल इधर का है। तो सी और एफ का उसने कहा था कि सी और एफ जो है वो सेम नहीं है। आगे देख लेते सी और एफ जो सही बोल रहा है ना, उसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। क्वेश्चन बोल दिया सी और एफ का सेम नहीं है, तो फाई सी कैनॉट बी इक्वल टू फाई डी, ये सही है या नहीं? फाई सी कैनॉट बी इक्वल टू फाई डी, ये क्यों नहीं? ये तो गलत हो गया ना। ये एक वेव फ्रंट है, तो एक वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट्स पर जो है फेज सेम होता है, ये बिल्कुल ऐसा है। जैसे लाइट यहाँ से निकला, ये जो स्फेरिकल है, हर एक जगह इसका फेज सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी हर जगह सेम है, लेकिन ये दोनों सेम होगा गारंटी नहीं,
सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है यहाँ पर। यदि एक वेवलेंथ यहाँ से चल लेगा तब फिर सबका सेम हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ये एक वेवफ्रंट पर है तो दोनों का सेम होना। फाई डी कैन बी इक्वल टू फाई डी कैन बी इक्वल टू फाई ई, ये दोनों इक्वल हो सकता है क्या? वो तो पहले ही बोल दिया कि नहीं है। वैसे इक्वल हो सकता गारंटी नहीं है ऑलरेडी, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं है। फाई सी को हम लिख सकते हैं फाई डी, ये दो इक्वल है, और फाई एफ को लिख सकते हैं फाई ई। फाई डी और इक्वल नहीं है, ये भी गलत हो गया। फाई डी माइनस फाई एफ इज इक्वल टू फाई सी माइनस फाई ई। फाई डी माइनस फाई एफ, डी एफ किधर है? डी एफ फाई डी माइनस फाई, देखिए ये फाई डी जो है वो इक्वल है फाई सी के, और फाई एफ जो है वो इक्वल है फाई ई के। डी सी और ई एफ दोनों पर जो है सो सेम है। अब इसको यदि सब्ट्रैक्ट कर दें, फाई डी माइनस फाई एफ इक्वल टू फाई सी माइनस फाई, फाई सी माइनस, हाँ ये तो सही हो गया, यही आपका आंसर है। फाई डी माइनस फाई सी इज नॉट इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई सी, फाई डी माइनस फाई सी, यहीं से देख सकते हैं। फाई डी माइनस फाई सी इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई, ये दोनों इक्वल है, आई उल्टा इक्वल नहीं। वैसे भी यहाँ से देख सकते हैं, फाई डी माइनस फाई सी, ये जीरो आ गया, राइट। डी और सी दोनों का फेज सेम है तो जीरो हो गया, और एफ और ई दोनों का फेज सेम है तो ये भी जीरो हो गया। जीरो तो जीरो के इक्वल है, तो ये गलत हो गया। तो एक ही आंसर सही हुआ कि फाई डी माइनस फाई एफ जो है वो इक्वल है फाई सी माइनस फाई से। तो कंसेप्ट इसमें बस सिंपल है। कंसेप्ट ये है कि एक वेव फ्रंट जब हम लेते हैं तो उसके हर एक पॉइंट्स पर फेज सेम होता है, दूसरा वेव फ्रंट पर भी हर एक पॉइंट पर फेज सेम होता है। ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा वो गारंटी नहीं है, वो सेम तब होगा जब ये लाइट जो है सो एक वेवलेंथ आगे चल चुका होगा, तब सेम होगा। यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू किया, यहाँ तक आके पहुँच गया तो जो है सो फिर दोनों का फेज सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन द मीडियम 1 and 2 और लार्जर इन द मीडियम 1 and 2, किस में है? स्पीड का लाइट कैसे देखें? इस पिक्चर में आके देखते हैं। देखिए डायरेक्शन देखिए जरा किधर है। इसको उठा के हम, ये दोनों तो पैरेलल है, यहाँ पर लाकर रखते हैं। इसको उठा के हम ऐसे रखने की कोशिश करते हैं, लगभग पैरेलल है, राइट। तो इसका डायरेक्शन किधर है? इधर, और इसका डायरेक्शन किधर है? इधर। तो ये देखिए किधर टर्न लिया, तो डायरेक्शन देखिए इसका डायरेक्शन जो है इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन किधर चला गया? तो नीचे उतर गया। नीचे उतर गया तो नॉर्मल पर जो है ये नॉर्मल की ओर झुक गया, राइट। ये जो लाइट है इसका इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है, और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका डायरेक्शन ये है, तो वो नॉर्मल की तरफ आया है, राइट। तो इसको देखने से लगता है कि डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होता है, और उसको देखने से हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो रे जो है वो बेंड हुआ है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये लाइट है और ये नॉर्मल है, इधर बेंड हुआ है। तो इधर जब बेंड होता है तो इसका म्यू जो है सो ज्यादा होता है इसका म्यू से, राइट, तभी इधर बेंड होता है। तो म्यू टू ज्यादा हो गया, इसका मतलब है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड, लाइट का स्पीड कम होता है। यहाँ पर जो लाइट का स्पीड है वो उससे कम रहेगा। तो सेकंड मीडियम में, मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कम है, क्योंकि ये बेंड किया है इसके तरफ, मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा है? द सेम इन बोथ मीडियम, नहीं सेम तो नहीं है क्योंकि वो पैरेलल नहीं रहा, बेंड किया है। लार्जर इन द मीडियम 1 देन इन द मीडियम 2, ये तो सही है ना। मीडियम 1 में ज्यादा है क्योंकि मीडियम 2 में वो स्लो हो गया है, म्यू जो है 2 का वो ज्यादा है, तो वेलोसिटी जो है 2 में वो कम हो गया, ये सही है। ये तो नहीं होगा, ये दोनों अपोजिट है। डिफरेंट एट ए बी एंड डी, बी और डी पर क्या डिफरेंट है? बी एंड डी, बी एंड डी पर डिफरेंट है। यहाँ ये दोनों जगह डिफरेंट है क्या? नहीं, वो तो एक ही मीडियम में है तो सेम रहेगा, तो वो डिफरेंट नहीं रहेगा। तो एक ही आंसर आपका सही है, वो सेकंड वाला, ये आंसर हो गया। तो ये था सैंपल पेपर 4। थैंक यू।